शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं, टीम मुजरिम कौन अपने हर प्रोग्राम में मुआशरे की एक कहानी लाती है। कहानी दरिंदगी की, सफाकियत की और रिश्तों की पामाली की। टीम मुजरिम कौन आज पहुंची है मुल्तान थाना DHA की हदूद में, जहां एक इंतहाई लर्जा देने वाला वाक़या, बल्कि वाक़या कहना गलत होगा, सान्या पेश आया, जहां एक और हवा की बेटी को ससुरालियों के हाथों, बल्कि उस शख्स के हाथों जिसको मुहाफ़िज़ बनाया जाता है अपनी बेटी का और रुखसत किया जाता है, जिसका नाम शोहर होता है, उसके हाथों कत्ल कर दिया गया। एक इंतहाई सफाकियत के साथ नाहक कत्ल किया गया। तफसीलात जानने के लिए देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो इस केस के मुद्दई भी हैं और जो मरने वाली हैं उनके भाई भी हैं। तो जानते हैं आखिर ये सारा मामला क्या था, इस घराने पे ये क़यामत आखिर ढाई गई तो क्यों ढाई गई, सारा पस मंज़र जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, क्या मामला था? मैं चाहूँगा आप मतलब शुरू से बताएं, कितने साल पहले आपकी बहन की शादी हुई थी और फिर ये मामला इस नहज पे कैसे आ गए कि एक जो मुहाफ़िज़ था, मतलब जब हम अपनी बेटी देते हैं किसी को तो उसकी हिफाजत में देते हैं, क्योंकि उसके नान नफ़के का हर किस्म का ज़िम्मेदार उस शख्स को बनाया जाता है। तो वही ज़िम्मेदार जब कातिल बन गया तो ऐसे क्या वजूहात हुई कि ये मामला यहाँ तक पहुँचा? ये तकरीबन आज से 7-8 साल पहले हमारी सिस्टर की शादी हुई थी। ठीक है। ये 2 बेटियां हैं उनकी। ये मंशियात फ़रोश आदमी था, ये मंशियात फ़रोख्त करता था, बेचता भी था, नशा भी करता था और डकैतियाँ भी करता था। ऐसे हम जब अपने घर से हम राशन वगैरह सामान देते थे, महीना 2 महीने 1.5 महीने ले गया, जब वो चीज़ ख़त्म हो गई फिर हमारे घर छोड़ जाता था, फिर ले जाना। फिर जिसने यही काम रखा 3-4 साल, ये बच्चे पैदा हो गए, फिर उसके बाद ये ले के भी नहीं गया। 4-5 साल से हमारी सिस्टर हमारे घर में मौजूद थी और इसका जहेज़ वहाँ पे मौजूद था अपने ससुराल वाले घर में। तकरीबन 4 माह पहले इसने सारा जहेज़ बेच दिया हमारी सिस्टर का, और घर भी बेच दिया अपने भाई और अपने बाप के साथ मिल के। उनकी प्लानिंग से, उनके भाई के और वालिद की प्लानिंग से सामान भी बेचा और घर भी बेच दिया इन्होंने। जब हमारी सिस्टर को पता चला, हमारी सिस्टर गई अपना सामान देखने के लिए, तो इन तीनों ने उनको मारा वहाँ पे। तो हमें कॉल आ गई, सिस्टर की भी दाएं बाएं से नहीं, हम पीछे से पहुँचे, उनको गिरफ़्तार किया, 15 कॉल की, पुलिस आ गई। काशिफ जो है कातिल, ये गिरफ़्तार हो गया। बाकी नदीम उसका भाई वो दौड़ गया और उसका बाप भी। फिर ये जुडिशल हो गया, जेल चला गया, 2-3 माह वहाँ पे जेल से आया है। अब छूट के 1 महीना हो गया इसको। आते ही जैसे आए हैं, कत्ल होने से 1 हफ़्ता पहले दोनों भाई यहाँ पे आए हैं, पहले धमकी दे के गए हैं। मेरी सिस्टर ने, ये 2 बच्चियां जो हैं। नहीं तो किस वजूहात से धमकी? मतलब उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, तो वो किस चीज़ की धमकी? मेरी सिस्टर ने खर्चे का भी केस किया इनके ऊपर। हाँ, कि मतलब आप खर्चे, हाँ, 4-5 साल से मेरे पास बच्चियां हैं ना। हाँ बिल्कुल। वो आए हैं हमारे ऊपर, आपने जो FIR करवाई है और हमने जोर डाला, फिर इसके भाई ने फिर पैसे भरे और सिस्टर का जहेज जहाँ जहाँ बेचा वहीं से इसके भाई ने पंचायत के हिसाब से फिर सामान वापस दिलवाया, रिकवर कराया, वो रिकवर करवाया, और पुलिस की भी सपोर्ट थी हमारे साथ। ठीक है। सामान रिकवर करवाया। फिर यहाँ पे जब वो भाई उनका छूट के आया है, उसके बाद ये दोनों भाई यहाँ के 1 हफ़्ता पहले आए हैं, धमकी दे के गए हैं, आपने हमारे ऊपर FIR करवाई है, ये जो खर्चा का दावा दायर किया है आपने, ये खर्चे का दावा तकरीबन 25,40-45 हज़ार का है, ये 5 साल का। सही। तो इसका हम मज़ा आपको चखाते हैं, वरना केस वापस उठाओ। हम घर में मौजूद नहीं थे। सही। तो बहन थी आपकी? बहन हमारी मौजूद थी, मेरे भाई भी, ये हमारा भाई घर है, यहाँ पे मेरे 2 भाई और भी रहते हैं। सही। बच्चे उनके भी, हमारे सिस्टर भी इधर मौजूद रहते हैं। 1 हफ़्ते बाद हम घर में मौजूद नहीं थे, ये काशिफ आया है और एक का नामालूम इसके साथ आदमी है जो सामने आने पे पहचान जाएंगे, और एक मेरे आते ही इसने फायरिंग शुरू कर दी है, मेरी सिस्टर को फायर मारे हैं। एक मेरा छोटा भाई मौजूद है, उसको उसने छुड़ाने की कोशिश की है सिस्टर को, उसको भी टांग में फायर मारा है। फायर मारते ही और ये दौड़ने में कामयाब हो। रज़िया कत्ल केस में इस वक्त जो मेरे साथ मौजूद हैं वो रज़िया बीबी के बड़े भाई हैं, और जहाँ तक बड़े भाई का ताल्लुक़ होता है तो अगर बाप ना हो तो बड़ा भाई भी खुद एक बाप होता है। तो उससे जानते हैं कि सारा मामला क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद अल-आदित्य सर।
ललिता साहब क्या कहेंगे, कहाँ आपसे गलती हुई, आपसे या आपके बड़ों से गलती हुई कि मतलब ये रिश्ता करते हुए मतलब सही तरह इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, एक तफ्तीश कर ली जाती उस लड़के की, काशिफ की, तो शायद आपको नहीं लगता कि ये जो इतनी बड़ा जुल्म हुआ, इतनी बड़ी क़यामत आपके घर पे ढाई गई, इससे बच सकते थे? सर पहले नंबर पे बात यह है, गलती माँ बाप नहीं करता है, माँ बाप तो ये करता है भाई मेरी बेटी और बेटियों का घर बन जाए। आमीन, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, ये तो हम इसलिए नहीं किया था हमारे साथ ये तशद्दुद हो जाए, ये किया था हमारी बेटी का घर अच्छा बन जाए। इज्जत से अच्छा रुखसत बनने किया था। से ये मुराद था। कभी किस बात पे लड़ाई, कभी किस बात पे लड़ाई। वो एक क्रिमिनल आदमी था। इस वक्त हमारे नहीं, हमारी बिरादरी से नहीं, वसेब से, उनके वसेब से और सियासियों से सबसे पूछ सकते हो, जो उसने ये तशद्दुद की है, इस तशद्दुद से पूरे अहल इलाका और हमारे सियासियों को भी बहुत तकलीफ़ है। यह रिकॉर्ड याफ्ता आदमी है, मंशियात फरोश है। इसने बहुत जुल्म के साथ और इनके साथ और दोस्तों की गैंग है, भाई बड़े का भी बहुत साथ है। अल्लाह तो भाई क्या वही कहेंगे, वजूहत। क्या कहेंगे एक मिनट ठीक के है, लिए? हम ये रिक्वेस्ट अपील करते हैं CCD से और मरियम नवाज से, जो इससे बड़ी बड़ी जो फौज है आर्मी से, ये जो है मंशियात फरोश मतलब हैं, ये जो भी इस हैं मुआशरे इनसे, का नासूर और बन चुका है हमें उसको भी खत्म तहफ़्फ़ुज़ किया दें। जाए। बिल्कुल। इन अच्छा, बेटियों को भी लेकिन तहफ़्फ़ुज़ ये दें। तो मामला होगा इंशाल्लाह, मतलब रियासत लाजमी सी बात है कि टेक ओवर करती है, कोई भी केस होता है। तो यहाँ मैं आपसे पूछूंगा कि कहीं ना कहीं जहाँ मतलब आपने जिस तरीके से मैंने ये सारे लोगों से बात की तो पता चला कि शुरुआत से ही मतलब आपकी बहन को तंग रखा गया, आप वो बार बार बेचारी तशद्दुद कराकर यहाँ आती थी, आप उसे अपने पास रखते थे, उसके बाद वो किसी भी बहाने से मतलब आप लोगों की मिन्नतें करता था, आपको मनाता था, वो ले जाता था। हमारे यहाँ कहा जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो वहाँ मामला जब एक दफ़ा हुआ, 2 दफ़ा हुआ, 3 दफ़ा हुआ, आज ये तो हो गया, आज आप क्या कहेंगे दूसरे वालिदैन को कि अगर किसी बेटी के साथ ऐसे मामलात हों तो खुदारा आपने वैसे भी तो बिठाया हुआ है तो उससे अलहदा करके बिठा लें? पहली बात यह है, जो आप पहले भी बातें हो चुकी हैं, अब फिर बात वही कर रहे हैं भाई, बार बार आप क्यों भेजते थे, बार बार क्यों करते थे, बार बार। एक बार एक सियासी ने कह दिया, हमने बिल्कुल भेज ऐसे दिया। ही, हाँ। एक नंबरदार ने कह कभी दिया, मतलब आपके भेज बड़ों दिया। से आके पाँव पड़ आगे गया मेरे कि आप चाचा जी दोबारा आ नहीं गए, होगा, हमने हाँ। भेज दिया। आज मेरे मामू आ गए, हमने भेज दिया। अब वो मेरे बाप के पाँव पकड़ लिया, मैंने भेज दिया। माँ को बोला, हमें भेज दिया। जो चीज़ हमारे साथ थी, एक बड़ी बच्ची थी उस वक़्त, एक बच्ची थी, इसने दूध का तनाज़ा दिया, भाई दूध नहीं है, ये है, उन्हें हमें गाय दी। इनके घर जाके इसके भाई और इसने मिल के गाय बेची है। अभी तक बच्चों को दूध भी नहीं दिया। जी तो नाज़रीन, एक बुज़ुर्ग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जो कि रज़िया बीबी के चचा हैं और चचा बाप की जगह होता है, तो जानते हैं कि सारा मामला क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, ये सारा मामला क्या हुआ, कहाँ कोई गलती हो गई कि मतलब जब आपने बेटी की शादी कर रहे थे तो क्या सही तरह इन्वेस्टिगेट नहीं कर सके, उन लोगों को जांच नहीं सके कि मतलब वो उसका करैक्टर अच्छा नहीं था, और 7 साल बाद जबकि उसकी अपनी 2 बेटियां मौजूद थीं और ये इतना बड़ा वाक़या हो जाता है, बल्कि इसे सानहा कहा जाएगा कि ये सानहा गुजरा इस खानदान से? असल में बात तो ये है ना, इन्होंने उस वक्त वो शराफत का मुजाहरा करते हैं जहाँ भी कोई रिश्ता किया जाए। इसके बाद जो आता है उनके जो है ना हालात तो बाद में नज़र आते हैं। पहले तो वो कुछ हालात में अच्छा था। उसका जो भाई था वो कहता था मैं ज़िम्मेदार हूँ, ये लोग झूठ बोलते हैं हमारे साथ, दूसरे लोग जो इनको बताते थे। रिश्ता तो हो गया ना, इन्होंने तो बसाने कि मेरा भाई उस वक्त मौजूद था, ज़िंदा था, वो तो कहते थे ना भाई रिश्ता बस जाए। ये बेटियों को एक दफ़ा मैंने भी उसके साथ टुरा दिया था, यहाँ से वे रूठी हुई थी ना। बात यही थी कि उसके पास असल में खर्चा इतना था नहीं, करता वो बदमाशी था, बदमाशी करता था, इसलिए वो जितना खर्चा था खुद आप खा जाता था, बच्चों को नहीं देता था। जब ये बच्चों को ये देते थे वहाँ पर, वो खर्चा भी वो लूट लेता था इनसे। आखिरकार नतीजा ये पहुँचा, मेरे भाई ज़िंदा था उस वक्त, वो बच्ची यहाँ पर आके बैठ गई। 2-3 दफ़ा पहले भी उन्होंने टुराया था, इनके मामू है एक मुश्ताक शाह, उसने भी टुराया था। तो फिर जो बच्ची बैठ गई, फिर इसके बाद बैठने के बाद इनको पता चला कि भाई माल असबाब, इन्होंने एक मोटरसाइकिल भी साथ दिया था, नया मोटरसाइकिल था, वो भी उसने बेच दिया, तमाम सामान उसका फ़रोख्त कर दिया।
फिर वे इकट्ठे हुए, उसको कहा, तो उसने ना माना और वो इनको मारने पे आ गया। ये भी साथ गए थे, वो इनको फैर मारा था, बल्कि पैर फंस गया था। फिर जड़ा है ना, इन्होंने उसको पकड़ के पुलिस के हवाले किया, और पुलिस के हवाले किया, पुलिस ने उसको अंदर कर दिया। वो महीना 1.5 महीना अंदर रहा। उसके बाद छोटा है तो उसने कहा मैं आपसे ये इंतकाम तो ज़रूर ही लूँगा ना। अच्छा हज़रत, मैं यहाँ आपसे पूछूंगा कि चलें ठीक है, जब शादी कर रहे थे तो वो सब कुछ छुपाया गया, जी जी, मतलब वो अच्छा बनने का एक ढोंग हाँ, रचाया जी, गया, ढोंग रचाया लेकिन गया। उसके बाद जब चीज़ें आश्कार हुई, जब हाँ। सामने आ गई चीज़ें, तो उस वक्त कोई पंचायत क्यों नहीं लगाई गई, कोई इकट्ठ क्यों नहीं किया गया? मतलब आप उसके बड़े थे मरने वाली के, दूसरी तरफ जो उसके बड़े थे उनको बिठा के मतलब उनसे पूछ क्यों नहीं की गई कि मतलब जो भी मामलात हैं इसको हल किया जाए, वरना क्यों ना इसको सेपरेट कर दिया जाए? मतलब एक शरीयत ने एक इजाज़त दी है, कानून इजाज़त देता है। जी, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि एक दफ़ा वो मेरे पास मस्जिद में, मैं नमाज़ पढ़ता था, चेयर पे बैठ कर मेरे पास मस्जिद में आया था। उसने कहा मेरी बीवी रूठी बैठी है, आप इसको मना दें। मैंने कहा अच्छा भैया, तू है झूठा इंसान। तो फिर उनको हफ्ता 1.5 हफ्ता अपने पास रखता था, फिर वापस आके खुद कुछ आ जाता था। मैं इनके पास आया और इन्होंने जनाब वो तोड़ दी, और उसी तरह उसने किया। मस्जिद में मेरे साथ वादा भी किया, फिर भी उसे उसी तरह किया, फिर उसने दे दिया। और इसके बाद उसका ये फेल जो था ना, सिर्फ यही नहीं था कि शराबी था, जानी भी था, औरतें भी रखता था वो। सही। जी जी। इसके बाद जो है ना, उनके वालिदैन को एक दफ़ा हम गए, मेरा भाई और मैं किया, तो उनसे कहा कि भाई आप मेहरबानी करें, ये बच्ची रूठी बैठी है, इसका कोई मसला हल करें। उसके भाई ने कहा भाई मैं क्या मसला हल करूं? उस वक्त उसके भाई ने कहा था कि ये मैं जिम्मेवार हूँ इसका, जो भी इसके अखराजात होंगे मैं करूँगा, मेरा भाई है, इसकी औलाद नहीं है। तो उस वक्त जब हम उसके पास गए तो उसने हमें कहा कि जाई भाई ठीक है, अगर आप लड़ेंगे तो हम भी लड़ें। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो रज़िया बीबी की बड़ी बहन है, और जब वालदा हयात नहीं होती तो बड़ी बहनें अपनी माँ की जगह ले लेती हैं, और जब वो छोटी बहनें होती हैं उन्हें वो बेटियाँ बन के ही पालती हैं। तो इस वक्त रज़िया बीबी की बड़ी बहन मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो जो शादी के सारे मामलात थे वो क्या थे, क्या इतनी उसमें तलखियाँ पैदा हुई कि ये इतनी बड़ी क़यामत इस ख़ानदान पे ढा दी गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी क्या कहेंगी, क्या मामला था? मतलब आपकी बहन मतलब 7 साल पहले 2018 में उसकी शादी होती है, तो कहाँ लगता है आपको कि कहाँ आप लोगों से गलती हुई कि मतलब ऐसे दरिंदा सिर्फ लोगों के यहाँ अपने अपनी बेटी को मतलब ब्याह दिया? हाँ जी। और वो सारे मामलात जो कि आपने तो बड़ी इज्जत के साथ हाँ और जी। खुशियों के साथ उसे रुखसत किया था, हाँ जी। एक अच्छा जहेज़ दे के रुखसत किया था। जी। मतलब मैंने अभी बात कर रहा था आपके चचा से, तो उनसे जब बात करते उन्होंने कहा मोटरसाइकिल भी दी हमने, जी, कुछ जी। जानवर भी जी, दिए, ऐसे है। तो हर तरीके से आपने तो भरपूर तरीके से उसकी शादी की। तो हाँ जी। कहाँ मामला ऐसा कि जहाँ आपको लगता है कि ये काश ये ना होता तो मतलब आज ये सब वो कुछ ना होता? मनशियात का काम करता था, नशेई आदमी था वो। पहले हमें तो नहीं पता था, वो जैसे घरेलू एक औरतें होती हैं रिश्ते करवा देती हैं, बिल्कुल। हमें इस तरह फंसाया गया था कि भाई ये बहुत अच्छे हैं, इनके साथ रिश्ता जोड़ो, ये है वो है, जैसे होते हैं औरतों ने ऐसे रिश्ता करवा दिया हमारा, हम जुड़ गए। बाद में पता चला कि ये नशेई आदमी है। उसने कई बार कोशिश की, बहन को भी ज़बरदस्ती नशे देने की कोशिश की उसने। रात के 1 बजे 2 बजे उसकी फिर काले आनी, भाइयों ने जाना, बाप ने जाना, उस टाइम जिंदा थे वो, तो जाके ले आना उसको, फिर उसने पीछे आ जाना, बिरादरी पूरी को तंग करना, महल्लेदारों को तंग करना, ले आना, आके कहना कि भी मैं अब घर बसाऊंगा, अब मैं सही रहूँगा, घर लेके जाना। 5 दिन 10 दिन महीना, हद महीना उसने रखना अपने फिर घर वही के, तशद्दुद, फिर वही मामलात सारे। मामलात, फिर वही सब कुछ करना। उतनी देर में कोई ना कोई बच्चा भी हो जाना पेट में, फिर ले आना। हमने, गरीब आदमी थे, मेरे अब्बू भी कोई इतने बड़े अमीर नहीं थे, उन्होंने आके ऑपरेशन भी करवाने, आगे सारे खर्चे भी उठाने उसके, फिर इसने आ जाना, फिर जलील करना। अच्छा, आपको कहीं लगता नहीं है कि जब मामलात इस हद तक बिगड़ गए थे, मतलब रज़िया बीबी जब जिंदा थी वो आके आपको बताती थी अपने दुखों का, अपनी तकलीफ का, वैसे भी तो बाप बहन भाई मतलब उसको संभालते थे, उसको रखते थे, उसका सारा खर्चा यहाँ भी उठाते थे, और बल्कि जब वहाँ भेजा जाता था तो उसके खर्चे के साथ भेजा जाता था ताकि उसकी आपकी बहन को कोई तंगी ना हो, कोई मुश्किल ना हो, उसके बच्चों की भी कफालत की जाती थी। जब आती थी उसके पास कोई कपड़ा भी नहीं होता था, हम सब कुछ बहन भाई मिल के उसका करते थे।
बना के ये देते अच्छा थे। ना होता कि उस वक्त मतलब आप रोक लिया जाता और कहा जाता कि बहुत एक ऐसे कोशिश की शख्स के थी। साथ अब और गुजारा नहीं किया जा सकता, देखो- और जो कि एक कानून है कि उससे एक अलहदगी इख्तियार की जाती भाई है। देखो, ये हमारा एक शरीफ घराना है, सैयद बिरादरी है, हम ऐसे लोग नहीं हैं कि हम बेटियों के बार बार घर तोड़ें बनाएं। हमारी कोशिश भी यही थी, शायद एक न एक दिन ये इंसान बन जाएगा, बेटियों का मामला आता है, शायद ये ठीक हो जाएगा, लेकिन उसमें तो कोई चीज़ ऐसी है नहीं। अब मेन मसला ये कि मेरे भाइयों की जान को भी खतरा है। फिर दूसरी बेटी हुई, हमें दूसरी गाय दी, मोटरसाइकिल दिया इनको, जो है इसके साथ सवारी नहीं, हमने फुल तावन किया। मैं भी एक मज़दूर हूँ, दूसरा भाई भी मेरा मज़दूर है, मैं इस घर में मौजूद हूँ। दूसरा भाई मेरा वो अपने घर में है, जिस भाई को फायर लग गया वो भाई मेरा ना शादीशुदा, उसकी शादी नहीं हुई, वो मेरा छोटा भाई है, वो भी इधर मेरे पास है। अब बेटियों भी मेरे पास हैं, मेरे भी 5 बच्चे हैं। इसने अल्लाह आपको बहुत हिम्मत तशद्दुद दे। के साथ मेरी बहन को मारे, बहुत तशद्दुद के साथ। दूसरे माँ बाप को आगे भी ये अपील है, किसी को भी बेटी हो, ऐसे जालिम के घर, जो उसका घर गलत हो जाए उसको अपने घर बिठा लें, वापस ना भेजें, वो घर भी ख़त्म कर दें। इस आगे घर चलाने से वो उस घर को बेहतर भी है कि खत्म मतलब कर दें। आपने वैसे भी तो बिठाया हुआ है, तो जी। क्यों ना उसको अलहदगी करके उसे बिठा लें। इस दुनिया में जहाँ बुरे लोग हैं वहाँ अच्छे लोग भी हैं। उनसे हद ही ख़त्म कर दें। बिल्कुल। क्या अपील करेंगे रियासत से? रियासत से तो ये अपील है, मरियम नवाज से, CCD से, ये सब से, ये जो इनके पीछे गैंग है उसको भी गिरफ्तार करें, उनको भाई, उसके भाई को भी। वो तो अभी तक हमें धमकियां दे रहे हैं, वो पहले केस नहीं उठाया, मेरा तो एक भाई गया ना, पीछे तो है ना, हम ख़त्म तो नहीं हुए। ये हमें भी खतरा है, इन बेटियों को भी खतरा है, बहन हमारी तो चली गई, इन बेटियों को भी खतरा है। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जो मुआशरे के इस किस्म के नासूर होते हैं तो उन पर क्रैक डाउन करना कितना ज़रूरी है कि एक मामला कि मतलब इतना तशद्दुद किया गया इनकी बेटी पर, और आखिर में इस हद तक कि उसको बिल्कुल कत्ल कर दिया गया, नाहक कत्ल कर दिया गया। और आज ये मामला है कि आज ये पूरा ख़ानदान जो है एक खौफ में मुब्तला है कि उनको भी धमकियाँ आ रही हैं। तो तहफ़्फ़ुज़ देना रियासत की ज़िम्मेदारी है। देखते रहिए मुजरिम को। जी, तो नाज़रीन इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है वो किसी भी केस की इंतहाई अहम शख्सियत होती हैं, जिसे तफ्तीशी और सब इंस्पेक्टर इस वक्त जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हैं थाना DHA के अली यज़दानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे भी जानते हैं आखिर ये सारा मामला क्या था। अस्सलाम वालेकुम। जी बस यज़दानी साहब, क्या कहेंगे, क्या मामला था, क्या पस मंज़र था इसका, और किस तरह से पुलिस इस केस को टेकअप करती है? ये मियाँ बीवी का इसमें चल रहा था आपस में ना झगड़ा, तो बीवी नाराज़ होकर आई हुई थी अपने घर ना, उसके अपने घर में रह थी, 2 उसकी बच्चियाँ भी थी। तो इसका जो खावन था काशिफ, उसका को करैक्टर वैसे भी अच्छा नहीं था, तो वो उसको मतलब है कि उसे इस चीज़ का रंज था कि इसने कोर्ट केसेस क्यों किए हुए हैं। वो उसको उस पर पहले तशद्दुद किया गया था, कोई डोमेस्टिक वायलेंस का उसने पहले पर्चा कराया था इस पर, जी, जिस पर वो जुडिशल भी हुआ था। जुडिशल भी हुआ तो था। वो कोई रंज उसने रख लिया था कि वो मतलब रंज मेरी भी था। बीवी हो के, जहाँ के मतलब इस किस्म के जगहों पर औरत को जूती समझा जाता है जी, कि जी। मतलब एक औरत मेरे खिलाफ कैसे आवाज़ उठा सकती है। जी, वो एक देहाती रंज एरिया था। ना, एक हाँ। देहाती एरिया, इस लोगों की साइकी ऐसे ही होती है ना। ठीक है। फिर कोर्ट में भी उसने उनको दावा छावा किया हुआ था खर्चे वगैरह का, तो इसमें रंज था। अपने सालों के साथ भी उसकी नाराज़गी चल रही थी, सालों ने उसे घर बैठाया हुआ था, तो उसी को बस वो, क्योंकि उसके जहन में सिर्फ टारगेट यही था कि इसको ख़त्म करना है। उसने जाते ही दरवाज़ा आगे खोला, आगे साला मिला, पहले उसको धक्का दिया, उसके बाद उसने अपनी बीवी को एक फायर मारा जो उसको दाईं साइड पे लगा, वो 4 पे भी गिरी, फिर उसने 3 फायर और मारे, मौके पे उसकी डेथ होगी। फिर उसने साले को फायर मारा टांग पे, तो फिर वहाँ से फ़रार हो गया। फिर हमने बाकी जो कार्रवाई होती है मुलज़िम को भी तलाश करते रहे, पोस्टमार्टम वगैरह कराया। अगले दिन फिर शाम को हमने मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया था। अच्छा अली साहब, क्या कहेंगे कि मतलब आपने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जो भी मतलब कोर्ट फैसला करता है वो डिपेंड करता है एक तफ्तीशी की मिसल पर, जिस तरीके से वो शवाहिद को कलेक्ट करता है और जितनी मजबूत मिसल तरतीब देता है, उसी पे एक फाजिल जज एक अच्छा फ़ैसला सुनाने में कामयाब होता है। तो आपको क्या लगता है इस केस में मतलब जो आप मिसल तैयार करेंगे वो किस किस्म की होगी कि अब वाकई मुलजिम को करार वाकई सज़ा मिलेगी? जी बिल्कुल, करार वाकई सज़ा मिलेगी। इसमें पूरी मौके की हर एविडेंसेस, हर चीज़ इकट्ठी की गई है, उनको मिसल का हिस्सा बनाया गया है, इसमें कोई कमी हमने नहीं छोड़ी मिसल में। इंशाअल्लाह कैफरे किरदार को पहुँचेगा मुलजिम। अच्छा अली भाई, क्या कहेंगे, क्या देखते हैं कि मतलब जब एक शादी की जाती है तो एक जो बीवी होती है
मतलब वो आपकी حفاظت میں دی جاتی ہے, جی بالکل. ٹھیک ہے, اس کی ذمہ داری, اس کا نان نقطہ سارا آپ ذمہ دار ہوتے ہیں اس کا. تو پھر ہمارے معاشرے میں جو اس قسم کے مرد ہیں جن کی انا اس حد تک بلند ہو جاتی ہے کہ مطلب وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہاں یہ جو عورت مجھ سے ڈیمانڈ کر رہی ہے یہ اس کا حق ہے, جی جی. تو یہ سارے معاملات کیا ہیں؟ بس یہ جہالت ہے, یہاں بیکورڈ ایریا ہے, جہالت ہے, ان پڑھ لوگ ہیں. اور دوسرا تھوڑا سا اس کا کرمنل میں بھی اس کا بیک گراؤنڈ تھا ملزم کا نا, وہ نشہ وغیرہ بھی کرتا تھا, آئستوری پیتا تھا شراب وغیرہ, تو اس وجہ سے بھی گھریلو لڑائی جھگڑا اس کا رہتا تھا. بات اسی رانج پہ بھی اس نے مارا ہے, بھی اس نے کیس کیوں کیا ہے میرے خلاف, پرچہ کیوں کرایا ہے, پہلے الپے میں ایک پرچہ مائی نے کرایا تھا, پھر کیا کہتے ہیں ادھر کورٹ میں دعویٰ کیا ہوا تھا خرچے وغیرہ کا. تو اسی رانج کی بنا پر جہلیت ہے اور کچھ نہیں. جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو تفتیشی ہیں جو کہ انویسٹیگیشن آفیسر ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں اور کافی پر امید اور پر یقین نظر آئے کہ جو بھی ملزمان ہیں انہیں قرار واقعی سزا ملے گی تاکہ معاشرے میں ایک مطلب دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنایا جا سکے. دیکھتے رہیے مجرم کون. لیکن آپ کیا کہیں گی آج دوسری بیٹیوں کے لیے, دوسرے والدین کے لیے کہ خدارہ اگر اس قسم کے نہج پہ معاملات آ جائیں تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ اپنی بیٹیوں کو قتل کروا لینا, اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر بٹھا لیں اور جلد سے جلد ان کی ان کا جان فیصلہ کروا چھڑوا لیں. لیں. ہاں جی, جلد سے جلد ان کی جان چھڑوائی جائے اور اس طرح ذلیل نہ کرے. دیکھو اب اس کی 2 بیٹیاں بھی برباد ہو گئی. اب بھائیوں, ایک بھائی دیکھو وہ بھی چارپائی پہ پڑے ہیں, اس کو بھی فیر لگے ہیں. بہت معاملات اس نے خراب کیے ہیں ہمارے. آپ ایک خود خاتون ہیں اس وقت جو اس ریاست میں اس صوبے کی جو سب سے زیادہ طاقتور جو ہیں وہ بھی ایک خاتون ہے, مریم نواز شریف. جی. کیا اپیل کریں گے اس عورت کے لیے کہ جو آپ کی بہن آج اس دنیا میں نہیں ہے, اور دوسرا اس کی وہ 2 چھوٹی بچیاں جو کہ خود بھی آج کل کو جا کے انہوں نے ایک عورت یہی بننا مریم ہے. نواز بہنوں کو وہ کریں گے کہ ہماری بیٹیوں کو حق ملا جائے, تو ہمارے بھائیوں کا بھی ساتھ دیا جائے. ہم تو یہی کہیں گے ان سے. جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک مظلوم بہن جو کہ ایک ماں کا کردار ہوتا ہے, بڑے بہن کا ہمارے معاشرے میں جو فیملی سٹرکچرز ہیں وہ اسی طریقے سے ہیں کہ جب ماں نہیں رہتی تو جو بڑی بہن ہوتی ہے وہی ماں کا کردار ادا کرتی ہے. تو آج جو اس کی تکلیف ہے وہ بھی ایک ماں والی تکلیف ہے کہ اس نے اپنی بہن نہیں شاید اپنی بیٹی کھوئی ہے, اور آج وہ اپیل کرتی ہے حکمرانوں سے خدارہ انصاف دلایا جائے, اور صرف اس کے لیے انصاف نہیں کہ جو اس وقت دنیا میں نہیں ہے بلکہ ان 2 بچیوں کے لیے, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وہ جو 2 رضیہ وہ اپنے جانے کے بعد 2 بچیاں چھوڑ گئی ہے تو ان کے لیے آج انصاف دلایا جائے, اور وہ بھی معاشرے کے لیے ایک ایسا عبرت کا نشان بنایا جائے تاکہ کوئی دوسرا شخص کسی بیٹی کو, کسی ہوا کی بیٹی کو اپنے گھر لا کر یوں ذلیل نہ کرے, یوں ناحق قتل نہ کرے. اور میں یہاں والدین سے بھی اپیل کروں گا کہ خدارہ کہ جب معاملات اس نہج پر پہنچ جائیں تو اپنی بیٹیوں کو جب آپ گھر بٹھاتے ہی ہیں تو سیپریٹ کر لیں کہ تاکہ یہ قیامت نہ گزرے. دیکھتے رہیے مجرم کون. جی تو ناظرین اس وقت جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں ڈی ایس پی راؤ طارق صاحب موجود ہیں, تو انہی سے جانتے ہیں کہ آخر یہ تھانہ ڈی ایچ اے کا جو واقعہ ہے, ایک ہوا کی بیٹی کو اور قتل کر دیا گیا دن دہاڑے, اور قتل کرنے والا بھی وہ شخص جس کا مطلب اس سے وعدہ لیا گیا تھا اس کی پروٹیکشن کا, اس کی حفاظت کا, اس شوہر نے ہی اپنی بیوی کو قتل کر دیا. تو یہ جانتے ہیں کہ آخر یہ سارا معاملہ کیا تھا, پس منظر کیا حقیقت تھی, اور پولیس کو یہ سارے واقعے کا کیسے پتہ چلتا ہے, اور پولیس اس کیس کو کس طریقے سے ٹیک اپ کرتی ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت سے روہی ٹی وی کو وقت دیا. سر یہ کیا واقعہ تھا کہ مطلب ایک دن دہاڑے مطلب جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز گورنمنٹ کی طرف سے ایک انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں کہ قانون کو سخت سے سخت کیا جا رہا ہے, تو دوسری طرف وہیں مطلب کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے کہ کرائم ریٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے کم ہونے کی بجائے. کیا آپ کہیں گے؟ جی بالکل, یہ ایک مرڈر ہوا تھا 1 دسمبر کو جی, اور یہ تقریباً دن کا واقعہ ہے, دوپہر کا. اس میں کاشف نے جو ہے وہ اپنی بیوی رضیہ اور اپنے سالے حسنین کو فائر مار کر بیوی کو قتل کر دیا, اور جو اس کا برادر ان لا تھا وہ زخمی ہو گیا. تو جیسے ہی ہمیں 15 پہ اس کی اطلاع ملتی ہے تو میں, میرے ایس ایچ او اور باقی ہماری ساری ٹیم موقع پر پہنچتی ہے. تو وہاں پہ رضیہ کی ڈیڈ باڈی موجود تھی, مضروب بھی وہاں پہ موجود تھا. ریسکیو کو کال کی گئی, پھر اس کے ذریعے ان کو ہاسپٹل پہنچایا گیا. تو باقی یہ بڑا ایک دل خراش واقعہ تھا, اور جو قتل کرنے والا تھا وہ اس کا شوہر کاشف تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے آپس میں ناچاکی تھی, جس کی وجہ سے رضیہ جو ہے روٹ کر اپنے بھائی کے گھر آ گئی, اور اس کے علاوہ اس نے جو کاشف تھا اس نے اس کو مارا بھی تھا.
पहले भी डोमेस्टिक वायलेंस जी, जी। वो मतलब पहले करा भी चुकी जो थी, है अच्छा। वो काशिफ के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें ये जुडिशल गया। फिर उसकी जो बीवी थी उसने अपने शौहर के ख़िलाफ़ नानुक्के का दावा कर दिया, जिसकी वजह से काशिफ इस बात पे और ज़्यादा इनायड हो गया और उसने ये स्टेप लिया। अच्छा सर, क्या देखते हैं कि क्या मतलब लोग इस हद तक क्यों चले जाते हैं कि जब दूसरा एक तरीका है कि अगर आपको इस हद पर आ गए कि एक ताल्लुक़ नहीं चल पा रहा तो आप उस ताल्लुक़ को छोड़ क्यों नहीं देते, ना कि मतलब उस ताल्लुक़ को जैसे ख़त्म किया जाता है उसको कत्ल कर दिया जाता है, तो लोग इस तरफ क्यों आते हैं? बिल्कुल, अगर आपका मियाँ बीवी का कोई आपस में इख्तलाफ है तो उसमें आप सेपरेशन की आपके पास गुंजाइश मौजूद है, आप वो सेपरेशन कर लें। आप उसको जो है वो मारें ना, उसको कत्ल ना करें, उस पर तशद्दुद ना करें, और खुला का भी और तलाक़ का भी दोनों के ऑप्शन हमारे इस्लाम में मौजूद है। और लोग जो हैं वो बस अपनी जहालत में और अपनी अना परस्ती में, हाँ बेसिकली तो कहीं ना कहीं वो अना को तस्कीन देने के लिए कि मैं मतलब अब मैं छोड़ूं क्यों, मतलब मैं क्यों ना इसको ख़त्म कर दूं ताकि ये मतलब मेरे अलावा किसी और के पास ना जाए। लेकिन वो क्यों नहीं समझते कि जब आप किसी की जान लेंगे तो ख़ुद भी बच नहीं पाएंगे क्योंकि खून छुपता नहीं है। जी बिल्कुल, कत्ल तो जो है एक नहायत ही संगीन जुर्म है और इसमें छुपने की तो बात ही नहीं थी, क्योंकि वो मौके से तमाम शवाहिद और तमाम बातें जो हैं वो उसके ख़िलाफ़ थीं। तो उसने ये बहुत ही बुरा जो है वो फ़ेल किया है और इस पे हमने पूरी तरीके से जो है वो कॉग्निजेंस ली है। अच्छा, मैं ये पूछूंगा आपसे कि जब आप शादी कर रहे थे, आप रिश्ता कर रहे थे अपनी बहन का, तो तब आपको अंदाज़ा नहीं था कि ये किस किस्म के लोग हैं, ये मंशियात फरोश हैं या इनका करैक्टर ठीक नहीं है? उसके भाई और उसकी वालदा ने, उसके वालिद ने सब कुछ जिम्मेदारियां उठाई थी कि हम जिम्मेदार हैं, हम रिश्ता दे रहे हैं, हमारा बच्चा ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। हम उस टाइम तो इसको कुछ नहीं था, नहीं ये नशे पे फिर शुरू हुआ है। अच्छा, ये बाद के मामलात हुए? बाद के मामला जो नशे पे शुरू हुआ है और इसको इस काम पे जो मजबूर कर रहे हैं उसके बाप और उसका भाई मजबूर कर रहा है ऐसे पे कि भाई ये कारोबार तुम करो। क्यों? उसके भाई ने उसको आगनामा करवा दिया। बड़ा जो उसका बाप है उसके भाई के पास रहता है, सही। वो उसकी एक बहन है, वो तीनों एक हैं, इनको अलग कर दिया, जायदाद से आग कर दिया। हमारे बहनोई को जो काशिफ कातिल था घर से निकाल दिया, कुछ चीज़ नहीं दे देता था। उसके बीवी बच्चे यहाँ पे, वो कहता था मुझे कोई तामन करो, मैं अपने बीवी बच्चे घर ले आऊँ, ये करूँ वो करूँ, वो कुछ भी नहीं करते थे। फिर वो धमकियाँ देते थे उनके भाई उनको, जा निकल जा घर से, ये कर जा, ये हम उनकी बातें थी। अब देखें, अब ये कत्ल हमारा हो गया है, छोटियाँ छोटियाँ 2 बेटियाँ हैं, अब उसके नाम तो कुछ नहीं था, जो जायदाद बाकी पड़ी है ये बच्चियों के दादा के नाम पड़ी है। जो हमारे मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब से अपील है, ये बच्चियों को जो इनका हक बनता है इनके दादा से, इनको हक भी दिलवाया जाए और उनके पास में ये मौजूद है। अच्छा, जो ये कफ़ालत अब आप इन बच्चियों की आप कर रहे हैं, जी ठीक है, तो मतलब आपने अपील भी की मरियम नवाज़ शरीफ से, और जिस तरीके से वो इनिशिएटिव्स लेती हैं सीएम पंजाब, और स्पेशली औरत का मामला हो, जहाँ औरत की बात की जाए तो वहाँ आपकी एक बहन हवा की बेटी का एक कत्ल हुआ और उसके बाद जो उसके वुरसान में जो सबसे बड़ी चीज़ वो छोड़ के गई वो अपनी 2 बेटियाँ आपके पास छोड़ के चली गई। तो आज आप क्या रियासत से अपील करते हैं? हम अपील करते हैं, हम बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में, तलीम की, बच्ची की हिफाजत की, फालस के हमारी सपोर्ट की जाए। अभी भी हमें उनके भाई से जान का खतरा है, मतलब आज वो हमें भी धमकियां दे रहे उसके हैं। भाई, जबकि काशिफ गिरफ्तार हो चुका है, काशिफ गिरफ्तार ठीक भी है, हो चुका है, वो उसके बाद मतलब जो दूसरे उसके भाई जो बाहर हैं वो भी आपको अभी धमकियां दे रहे हैं? बिल्कुल वो फरार है, नंबर बंद है और वो फरार है। ये करें केस, हमारे ऊपर केस कर रहे हैं ना, हमारा एक भाई चला गया है ना, हम तो पीछे हैं। वो अब तक वो जो सच्चा आदमी है वो सामने क्यों नहीं आया? उसके भाई का कसूर है, वो यहाँ पे मौजूद क्यों नहीं, वो फौतकी पे क्यों नहीं आया? वो गायब है, अब तक वो फरार है। तो पुलिस कोशिश में है उसको पकड़ने की। क्या अपील करेंगे रियासत से, पुलिस से, कि उन लोगों को भी गिरफ्तार फौरी तौर पर किया जाए? क्योंकि जहां मतलब आज आपकी बहन का कत्ल हो चुका, आपका भाई एक मजरूब है, जख्मी है, दूसरी तरफ से आपको भी धमकियां दी जा रही हैं, तो आप भी अपने तहफ़्फ़ुज़ की अपील करेंगे कि आपको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए? करेंगे, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, बच्चियों का हक दिलवाया जाए, और बच्चियां हमारे पास मौजूद हैं, हमें इसका भी तहफ़्फ़ुज़ मिला जाए। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि ये वो घराना, ये वो मज़लूम घराना जिसने अपनी बेटी को यहाँ तक जवान किया और उसके बाद एक कसीर सरमाया लगता है यहाँ शादी करने पर और अपनी बच्ची की एक शादी की, क्योंकि एक ज़िम्मेदारी होती है
کہ بیٹی کو رخصت کرنا تو انہوں نے اپنی بیٹی کو عزتوں سے دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا، اور اس کے بعد وہاں سسرال میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس کو ایک بے دردی سے ناحق طریقے سے قتل کر دیا گیا۔ اور آج سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جو اس کی 2 بیٹیاں ہیں اس کی کفالت کے لیے یہ جو جس طریقے سے آپ گھر دیکھ رہے ہیں کہ غریب گھرانہ ہے، تو وہ آج ریاست سے اپیل کرتا ہے کہ اس بچوں کی حفاظت کا بھی تمام سبب بنائے جائیں اور ان کی کفالت کا بھی سبب بنایا جائے۔ دیکھتے رہیے مجرم کو۔ میں نے سنا ہے وہ آج بھی جو اس کے بھائی ہیں جو کہ ابھی باہر ہے وہ بھی دھمکیاں دیتے ہیں اس خاندان کو، آپ لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں، آپ کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں۔ نہیں، اس کو ان کو تو دھمکیاں دیتے ہیں بھائی یہ کیس اٹھا لیں۔ تو اب کیا اپیل کریں گے ریاست سے؟ اپیل کیا کریں گے آپ؟ نہیں، ہم اپیل تو یہی کریں گے کہ بھائی ان کو تحفظ بھی ملے، بچیوں کو کچھ نہ کچھ وظیفہ بھی لگایا جائے تاکہ یہ اپنا گزر اوقات کر سکیں، کیونکہ ماں بھی فوت ہو چکی ہے، باپ بھی فوت ہو چکا ہے، وہ بھی فوت ہو چکا ہے۔ لیکن میں یہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج آپ ریاست سے ان 2 بچیوں کے لیے جہاں تک مطلب اس کے باپ کا تعلق ہے، کہا جاتا ہے کہ اسے اس کے باپ نے آگ کیا ہوا تھا اس کی حرکتوں کی وجہ سے، یا جو بھی اس نے شیلٹر دینا تھا اس وجہ سے یہ سارے معاملات کیے ہوئے تھے، لیکن آج آپ ریاست سے کیا اپیل کریں گے ان بچیوں کے لیے کہ ان کو حق دلوایا جائے؟ یہی تو ہم کہتے ہیں نا کہ ان کی بقایا جو ہے نا جائیداد موجود ہے، 2 مرلے زمین ہے، روڈ ہے، اس کے باپ کے نام ہے، اور اس میں وہ بھی یہ بھی خدشہ ظاہر ہو سکتا ہے کہ وہ جائیداد کروڑوں کی مالیت کی ہے، وہ اپنے نام کرا کے اس کو فروخت کر دیں اور بچیوں کو حق نہ دے، یہ بھی امکان ہے نا۔ جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ معاملہ کس حد تک کشیدہ ہے کہ یہاں ایک اتنی بڑا ظلم ہوا کہ مطلب ان کی بیٹی کا قتل کر دیا گیا، دن دہاڑے قتل کر دیا، تو لوگ اپنے آپ کو کتنا بڑا فرعون سمجھتے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے کہ ایک مرنے والی تو مر گئی لیکن وہ اپنے پیچھے 2 اپنی جیسی بیٹیاں چھوڑ گئی۔ تو آج جو سوال کرتا ہوں میں ریاست سے تو وہ سوال ان 2 بیٹیوں کے لیے ہے کہ خدارا ان کو ان کا حق دلوایا جائے۔ مریم نواز شریف خود ایک خاتون ہے، خود ایک ماں ہیں، تو وہ یہ درد جو یہ بچیاں جو کہ آج یتیم مسکین جو ہو چکی ہیں آج وہ صرف دیکھتی ہیں تو وہ صرف مریم نواز شریف کی طرف دیکھتی ہیں۔ خدارا انہیں انصاف دلایا جائے۔ دیکھتے رہیے مجرم کو۔ بالکل ایسے ہی، اور اس میں تو میرا خیال ہے کہ آپ کا گھر زیادہ خوبصورت ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہ رہی ہے، وہ اس نے ایک تعلیم حاصل کی ہے، اور اگر وہ جاب کرتی ہے یا کسی بھی اور جگہ پہ مطلب وہ کہیں نہ کہیں اپنی جو سروسز ہیں وہ پرووائڈ کرتی ہے، تو اس سے تو آپ کا گھر اور خوبصورت ہو جائے گا۔ بالکل، کیوں نہیں، اس میں اس کو دیکھیں نا، بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں، جیسے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جاب کرتے ہیں، ان کو فائنینشیل اسسٹنٹ مل جاتی ہے، لڑکی اگر گاڑی چلاتی ہے، بچوں کو اسکول ڈراپ کرنا لانا، گھر کے اور چھوٹے موٹے معاملات جو ہیں وہ آدمی اس سے تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہے اور اس کی ٹائم کی بچت ہوتی ہے اور وہ اپنے معاملات کو بڑا اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ساری باتیں یہ اس وقت ہی ہیں جب دونوں کی میوچل اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو۔ سر کیا میسیج دیں گے اپنے لوگوں کے لیے؟ مطلب ایک بہت بڑے ایریے کو آپ کور کرتے ہیں، آپ کے ایس پی ہیں، اس میں مطلب بہت سارے تھانے آتے ہیں، کیا ایک میسیج دیں گے کہ شاید کسی کے کان پہ جون ہو جائے اور کوئی نئی قیامت آنے سے بچ جائے؟ جی بالکل، اس میں یہی ہے، اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو پہلے تو آپ اپنے فیملی لیول پہ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، اپنے بزرگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ کسی چیز کو دل میں ہی رکھ لیں گے تو پھر وہ ایک دن لاوا بن جائے گا، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی خاتون جو آپ کی بیوی ہے اس کے ساتھ آپ کا گزارا نہیں ہے تو واللہ باللہ اس کا علاج جو ہے وہ مرڈر کرنا نہیں ہے، اس کا علاج اس پہ تشدد کرنا نہیں ہے، اس کو آپ سیپریٹ کر دیں، اس کو طلاق دے دیں، وہ اپنی زندگی گزارے، آپ اپنی زندگی گزاریں۔ باقی وہ جو آپ نے دیکھنا ہے کہ بھی اس میں فائدہ کس چیز کا ہے، آپ کا ہے، اس کا ہے، بچوں کا ہے، یہ چیزیں آپ نے دیکھ کے چلنی ہیں تاکہ آپ کی فیملی بھی ٹوٹنے سے بچ جائے اور کسی کا جو ہے جانی اور مالی نقصان بھی نہ ہو۔ جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ کے ڈی ایس پی صاحب نے جس طریقے سے بتایا، تو اس میں کچھ ایڈ کروں گا۔ خدارا اپنی بیٹیوں کو جہاں تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں تو وہاں کانفیڈنس بھی دیں، اور جہاں آپ کانفیڈنس دیتے ہیں تو خدارا ان کو یہ بھی بتائیں کہ کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو جس قسم کا فیملی اسٹرکچر ہمارے ہاں موجود ہے تو کوئی بھی بڑا سے بڑا مسئلہ ہو تو وہ بڑوں سے بات چیت کر کے اس کو حل کیا جا سکتا ہے، نہ کہ کسی انتہائی قدم پر جانا چاہیے۔ اور اگر وہاں فیملی اسٹرکچر میں جب آپ اکٹھ کرتے ہیں، پنچایت کرتے ہیں اور معاملات جب بھی حل نہ ہو رہے ہوں تو خدارا یہ جو ادارے ہیں، یہ جو پولیس اسٹیشنز ہیں، یہ آپ کے لیے بنائے گئے ہیں، تو ان لوگوں کو اپنے ساتھ انوالو کریں تاکہ آپ کسی بھی قیامت سے بچ سکیں۔ دیکھتے رہیے مجرم کون۔ جی تو ناظرین، رضیہ قتل کیس میں جو اس وقت شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں، یہ وہ شخص ہیں کہ جب یہ سارا واقعہ ہوا تو اس کے عینی شاہد بھی ہیں،
اور مضروب ہونے والا شخص بھی یہی ہے، کیونکہ جب رضیہ کو گولیاں ماری گئیں تو یہ چھوٹا بھائی ہونے کے ناطے اس کو بچانے کی بھرپور کوشش کی، اور اس میں مطلب اس شخص کو بھی گولیاں لگیں اور یہ مضروب ہوا۔ تو اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک زخمی حالت میں یہاں میرے ساتھ موجود ہے، تو اس سے جانتے ہیں کہ وہ سارا واقعہ کیا تھا۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام کیا نام ہے جی آپ کا؟ میرا نام محمد حسنین ہے۔ حسنین، کیا ہوا تھا اس دن؟ اس دن بھائی اس نے کنڈی کھڑکائی ہے، میں نے کنڈی کھولی ہے، یہ بھاگ کے اندر آ گیا تھا، تو پھر جا کے میری سسٹر کو اس نے گولیاں لگائی ہیں، میں چھوڑنے کے لیے کوشش کی تو واپس ہو کے پھر مجھے اس نے لگا دیا۔ آپ کو بھی گولی مار دی ہاں ہے؟ کیا معاملہ کیا ہوا تھا اس وقت جب وہ گھر آیا تو آپ نے روکا نہیں؟ آپ نے کہا بات چیت، آپ نے نہیں کہا کہ کوئی بات چیت کرتے ہیں، بیٹھو، کیا مسئلہ ہے؟ نہیں اس نے کوئی بات بھی نہیں سنی نا۔ اچھا، ہاں جی، اس مطلب نے وہ آیا ہی ارادتاً، مطلب وہ قتل کرنے ہی آیا تھا؟ جی اس نے کوئی بات نہ پوچھی ہے نہ بھی اس نے کوئی بات سنی ہے، وہ فوراً آ کے میری سسٹر کو اس نے گولیاں لگا دی۔ آپ کو انصاف چاہیے؟ ہاں بالکل انصاف چاہیے، جو حق ہے وہ مجھے مل جائے۔ جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا جو کیس ہے یہ ایک ظلم کی جو داستان ہے، میری وہ چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی جس بھانجیاں ہیں، طریقے اس کا سے کوئی بھی ایک نہیں ایک ہے۔ شخص نے بیان کی کہ وہ مطلب 7 سال پہلے ایک شادی ہوتی ہے اور جس طریقے سے شادی کی گئی، ایک رکھ رکھاؤ سے، ایک عزت کے ساتھ اپنی بیٹی کو بیایا گیا، لیکن دوسری طرف سے مستقل تشدد اور آخر میں مطلب ایک ناحق قتل کر دیا گیا۔ اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین اس ارض مقدس کو، اس پاک سرزمین کو امن کا، خوشیوں کا گہوارہ بنا دے۔ اپنے میزبان سید اذان شاہ کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔